तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है अक्षय की, जिसने एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रात बिताई और वहां हुई असाधारण घटनाओं का सामना किया। एक ऐसा सच जो सुनने में डरावना और अनजाना है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी भूतिया स्टेशन की कहानी जानने के लिए? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं बरेली में रहता हूं और रोज दिल्ली से बरेली आने जाने के लिए ट्रेन पकड़ता हूं। उस दिन की बात है जब मैं देर रात की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन पर बहुत कम लोग थे, बस कुछ सफर करने वाले और स्टेशन के स्टाफ। ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा था और अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी मेरी नजर स्टेशन की दूसरी तरफ एक अजीब सी छाया पर पड़ी। वो छाया धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, लेकिन उस छाया का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधली सी शक्ल। मैंने शुरुआत में सोचा शायद कोई आम आदमी होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आई वहां का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरी रूह कांपने लगी। प्लेटफॉर्म पर चिल्लाने को जी चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मैंने उस छाया को ध्यान से देखा तो उसने एक महिला की शक्ल धारण कर ली। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुला हुआ था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई दुष्ट आत्मा हो। वो मुझसे धीरे से बोली, मदद करो, मुझे यहां से जाना है। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। मेरी सांस रुक सी गई थी। मैं उठना चाहता था, पर पैर जमे हुए थे। वो छाया अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई और उस वक्त नहीं था। जब मेरी ट्रेन आई तो मैंने तुरंत उस गाड़ी में चढ़कर खुद को सुरक्षित महसूस किया। अगले दिन मैंने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों से बताया तो उन्होंने कहा कि उस स्टेशन पर कई सालों से एक महिला की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि वो महिला बहुत साल पहले ट्रेन की चपेट में आकर मर गई थी और तभी से उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती है। मैं जब भी उस रात की बात सोचता हूं तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं उस स्टेशन पर फिर से जाऊंगा, लेकिन दिन में जब वहां भीड़ होगी शायद कुछ पता चले। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने वहां के कुछ लोगों से पूछा, स्टेशन के वॉचमैन से लेकर दुकानदार तक। एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया, बेटा, बहुत साल पहले यहां एक महिला की मौत हुई थी। उसका नाम था कमला देवी। वो हर रोज अपनी बेटी को लेने ट्रेन से आती थी, लेकिन एक दिन उसकी ट्रेन के आगे दूसरी ट्रेन आ गई और वो मर गई। तब से उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती है। उस वक्त तो मैं सोच रहा था कि ये सब बातें शायद लोग डराने के लिए बनाते हैं, लेकिन जब मैंने रात को फिर से स्टेशन का रुख किया तो मेरी सोच बदल गई। रात के 11 बजे थे जब मैं अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मैंने फिर से वही ठंडी हवा महसूस की और वो धुंधली छाया फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और एक धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरा बेटा ढूंढना है। मेरी बेटी कहीं खो गई है। मैंने पूछा, कौन? तुम कौन हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दी। अचानक उसके हाथ मेरे कंधे पर लगे। मेरा शरीर जड़ सा हो गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमीन में घुस गए थे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब फिर से खोली तो वो छाया गायब थी। मैंने उस दिन से खुद को स्टेशन से दूर रखने की ठानी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घर कर गया था। क्या मैं उस महिला की आत्मा की मदद कर सकता हूं? क्या उसका बेटा या बेटी कहीं उस स्टेशन के आसपास कहीं छुपी हुई है? मैंने तय किया कि मैं उस स्टेशन की आधी रात की गुमनाम जगहों की खुदाई करूंगा। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू की और आसपास के खामोश को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे जैसे रात गहराई, मुझे आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई बच्ची की हंसी, कोई धीरे धीरे रो रहा था और दूर कहीं कोई मुरमुरा रहा था। मैं डर रहा था, पर अपनी जिज्ञासा ज्यादा थी। तभी अचानक मेरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज साफ सुनाई दी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग सुनी तो ये आवाज पूरी तरह साफ थी। उस रात के बाद से मेरा नींद का चक्कर पूरी तरह से बिगड़ गया था। मैं दिन भर बेचैन रहता और रात को भी सपनों में वही छाया
और वो आत्मा बार बार दिखती। उसके उस दर्द भरे शब्द, मेरा बेटा, मेरी बेटी की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती। मैंने तय किया कि अगली बार जब मैं स्टेशन जाऊंगा तो मैं उस जगह की पूरी तहकीकात करूंगा जहां उस महिला की आत्मा दिखाई देती है। कुछ दिन बाद देर रात मैं फिर से बरेली स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की घंटियां बज रही थीं, लेकिन आसपास सन्नाटा पसरा था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था, जहां से वो छाया अक्सर दिखाई देती थी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे प्लेटफॉर्म के पास एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग दिखी, जो मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वह बिल्डिंग स्टेशन के पुराने जमाने की लग रही थी, जिसके खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे आधे टूटे थे। मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने सोचा शायद यहीं से उस आत्मा की कहानी जुड़ी है। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कदम बढ़ाया, अचानक अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं घबरा गया, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद ही रहा। मैंने मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी चला गया था। मैंने गहरी सांस ली और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें वही महिला थी, कमला देवी। तस्वीर के नीचे एक दिनांक लिखा था, 1987। मैंने धीरे से उस तस्वीर को छुआ तो अचानक एक आवाज कानों में पड़ी, मुझे यहां से निकालो। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां खून के कुछ निशान थे, जो बिल्डिंग के अंदर गहरे तहखाने की ओर जाते थे। मेरी जिज्ञासा ने मुझे अंदर और भी आगे बढ़ाया। मैंने तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। तहखाने में अंधेरा था और ठंडी नमी मेरे चेहरे को छू रही थी। जैसे ही मैं नीचे गया, मुझे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने मोबाइल से अपने रास्ते को रोशन किया और तहखाने की दीवारों पर कुछ पुरानी किताबें और पत्र मिले। उनमें से एक किताब में लिखा था, कमला देवी का अंतिम पत्र। मैंने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कमला देवी अपनी बेटी के साथ ट्रेन से आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जान लेने की साजिश रची। उसने लिखा था कि उसकी बेटी कहीं छुपाई गई है और वो उसकी तलाश में भटक रही है। यह पढ़कर मेरे मन में डर के साथ साथ एक नई उम्मीद जगी कि मैं कमला देवी की आत्मा की मदद कर सकता हूं। लेकिन तभी तहखाने में से अचानक से भारी सी आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु गिर रही हो। मैंने जल्दी से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तहखाने का रास्ता बंद हो चुका था। मेरी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था जैसे फूटने वाला हो। लेकिन तभी अचानक मेरे मोबाइल की आखिरी रोशनी में मुझे तहखाने की दीवार पर कुछ गहरे निशान दिखे। निशान कुछ इस तरह के थे जैसे किसी ने वहां बहुत गहराई तक चाकू या कोई धारदार वस्तु से खरोंच की हो। मैं उन्हें छूने के लिए बढ़ा और तभी मेरे हाथ से मोबाइल फिसला और अंधेरे में गिर गया। अंधेरे में सब कुछ सुनसान था। मैं घबराया नहीं, बल्कि मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उठी। अचानक मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगी, अक्षय बाहर आओ। मेरी सांस थम गई। मेरी आवाज भी फूटी नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मेरे सामने एक धुंधली रोशनी चमकी और मैं देख पाया कि एक छोटी बच्ची की परछाई तहखाने की दीवार पर नाच रही थी। उसने मुझसे धीरे से कहा, मुझे मेरी मां के पास जाना है, पर रास्ता बंद है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, पर मैंने तहखाने से बाहर निकलने के बाद भी उसके दर्द को महसूस किया। ये बच्ची कमला देवी की बेटी हो सकती है। अगले दिन मैं थका हुआ और परेशान था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उन कागजों को लेकर स्टेशन के पुराने इतिहास के बारे में जानने निकला। मैंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाकर वहां की फाइलें खोलीं। मुझे पता चला कि उस इलाके में कई साल पहले ट्रेन दुर्घटना के अलावा कुछ अनसुलझे मामले हुए थे। कई लोग गायब हुए, कई लोग मौत के संदिग्ध हालात में पाए गए। कमला देवी की बेटी की कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे छुपा दिया था। इसी बीच मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने उठाया तो एक बूढ़ी महिला की आवाज थी,
अक्षय बेटा, तुम स्टेशन के तहखाने में मत जाना, वहां छिपा हुआ सच तुम्हारे लिए खतरा है, छोड़ दो ये मामला। मैंने पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्यों कह रही हैं? लेकिन उन्होंने बस फोन काट दिया। मैं असमंजस में था। क्या मैं सच में किसी बड़ी साजिश की तह तक पहुंच गया हूं, या ये सब किसी ने मेरी हिम्मत परखने के लिए किया? स्टेशन के उस पुराने तहखाने और अनजान फोन कॉल के बाद मेरा मन और भी बेचैन हो गया था। मेरी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। मैं थाना की इस बार मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलूंगा जो स्टेशन से जुड़ी पुरानी बातें जानते हैं। मैंने स्टेशन के पास एक चाय वाले से बात की, जिसने मुझे बताया कि स्टेशन के पुराने कर्मचारियों में एक शख्स है, चाचा राम सिंह। वो 70 के दशक से वहीं काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें सुनी और देखी हैं जो आम लोगों से छुपी हैं। मैं चाचा राम सिंह के पास पहुंचा। वो बुजुर्ग लेकिन चतुर व्यक्ति थे। मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और तहखाने में हुई घटना का जिक्र किया। चाचा राम सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह जगह कोई आम जगह नहीं है। सालों से यहां कई लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती आई हैं। तुम्हें वो महिला याद है, कमला देवी? वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी मौत के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। चाचा ने बताया कि कमला देवी और उसकी बेटी के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि वो महिला स्टेशन के किसी बड़े अधिकारी की पत्नी थी, जो किसी वजह से दुश्मनों के निशाने पर आ गई। वहां एक सुनसान पटरियों के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जहां कमला देवी की मौत के बाद कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी। कहा जाता है कि कमला देवी की आत्मा उस हवेली में फंसी हुई है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। चाचा राम सिंह ने मुझसे कहा, अक्षय, अगर तुम सच में उस तहखाने में और नीचे जाना चाहते हो तो सावधान रहना। वो जगह तुम्हें कभी वापस जाने नहीं देगी। कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं लौटा। मुझे ये सुनकर और भी उत्सुकता हुई। मैंने तय किया कि अगली बार मैं उस पुरानी हवेली का रुख करूंगा। मैं एक रात उस हवेली के पास गया। हवेली जर्जर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर पुरानी काली मटमैली लिखावट साफ दिख रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, एक ठंडी हवा चली और मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। वहां अंदर मैं कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिला। उनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि कमला देवी की मौत के पीछे एक साजिश थी, जिसमें स्टेशन के कुछ अधिकारी शामिल थे। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मदद करो मेरी बेटी, मुझे छोड़ो। मैं डर के मारे ठिठक गया। आवाज इतनी वास्तविक लग रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा की आवाज है या कुछ और। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, कमला देवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ क्या करना है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली के अंदर से एक पुरानी किताब गिर गई। उस पुरानी किताब के पन्ने जो गिर पड़े थे, उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कई पन्ने जैसे कटे हुए थे। मैं समझ गया था कि कोई नहीं चाहता कि यह सच बाहर आए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन मैंने स्टेशन के आसपास के पुराने कागजात और रिकॉर्ड्स की तलाश शुरू की। वहां मुझे मिला एक बुजुर्ग कर्मचारी, श्री हेमंत मिश्रा। हेमंत जी ने स्टेशन में 40 साल तक काम किया था। मैंने उनसे कहा, भाई साहब, क्या आपको कमला देवी और उसकी बेटी के बारे में कुछ पता है? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता हूं। वो कहानी बहुत पुरानी है और मैं डरता हूं कि इसे ज्यादा खोला जाए तो बहुत बवाल होगा। मैंने उनसे कहा, मुझे सच जानना है, मैं डरने वाला नहीं हूं। हेमंत जी ने धीरे से बताया कि कमला देवी की मौत में रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी शामिल थे। वो महिला उस समय स्टेशन के एक अधिकारी की बीवी थी और उसके पति की कुछ गुप्त डीलिंग्स थीं जो उजागर होने वाली थीं। कमला देवी ने इसे रोकने की कोशिश की, इसीलिए उसे और उसकी बेटी को खतरा था। उस रात जब वो तहखाने में थी, एक हादसा हुआ था जिसे हत्या का रूप दिया गया। हेमंत जी ने मुझे एक पुरानी डायरी दी जिसमें कमला देवी ने अपने दिन ब दिन के अनुभव लिखे थे। मैं रात को घर जाकर उस डायरी को पढ़ने बैठा। डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, ये स्टेशन कुछ छिपा रहा है। मेरी बेटी भी डरती है, कोई हमारे पीछे है। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था कि कमला देवी ने किसी अज्ञात नंबर पर कॉल की थी और उसने कुछ आवाजें सुनी। तुम्हें चुप रहना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उस अज्ञात फोन कॉल और मेरी खुद की कॉल की याद आई। क्या कोई मेरी तलाश कर रहा था?
मैंने फैसला किया कि मैं उस तहखाने में फिर से जाऊंगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। मैंने एक कैमरा और टॉर्च ले लिया और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सभी डर गए, इसलिए मैं अकेले ही गया। जब मैं तहखाने में नीचे उतरा तो अचानक एक ठंडी हवा चली और मोबाइल की रोशनी में एक परछाई नजर आई। परछाई ने धीरे से कहा, अक्षय, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। तहखाने में उस परछाई से हुई बातचीत के बाद मेरी सांसें थम सी गई थीं। मैंने जितनी हिम्मत जुटाई उससे भी ज्यादा डर के बीच मैं उस जगह से बाहर निकला, लेकिन अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने तय किया कि पहले से ज्यादा तैयारी करके फिर से इस रहस्यमयी मामले को समझूंगा। मेरे पास अब डायरी थी। चाचा राम सिंह और हेमंत मिश्रा जैसे लोग मेरी मदद के लिए थे, लेकिन सबसे जरूरी था कि मैं इस भूतिया स्टेशन की तहखाने की सच्चाई तक पहुंचूं। मैंने स्टेशन पर कुछ पुराने दस्तावेज खोजने की ठानी। रेलवे कार्यालय के पुराने रिकॉर्ड रूम में घुसते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां एक बंद फाइल की ढेर लगी थी, जिस पर धूल इतनी थी कि उसे किसी दशकों से छुआ तक नहीं गया था। फाइल खोलते ही सामने आई कुछ रिपोर्ट्स, जिनमें लिखा था कि कमला देवी की मौत के दिन स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था अजीब तरह से ढीली थी। कुछ गवाहों ने भी एक रहस्यमयी आदमी के बारे में बात की थी, जो उस रात स्टेशन के आसपास दिखा था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आदमी किसी सरकारी एजेंसी का था। उसके आने के बाद कई कागजात अचानक गायब हो गए थे। मुझे लगा कि शायद यही आदमी कमला देवी और उसकी बेटी से जुड़ी गुत्थी का मूल रहस्य हो सकता है। उस दिन शाम को मेरे फोन पर एक बार फिर वही अज्ञात नंबर आया। मैंने हिम्मत करके कॉल रिसीव किया। अक्षय, बहुत दूर मत जाओ, एक धीमी लेकिन सख्त आवाज बोली। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने जवाब दिया, मुझे सच चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फोन कॉल के बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने चाचा राम सिंह से कहा कि मुझे स्टेशन के पुराने सुरक्षा रिकॉर्ड, कैमरे की फुटेज अगर कोई बची हो, और उस रहस्यमयी आदमी की जानकारी जुटाने में मदद करें। चाचा राम सिंह ने मुझे बताया कि वो आदमी शायद विशेष जांच दल का सदस्य था, जो कुछ खास मामलों को दबाने के लिए भेजा जाता था। मौजूदगी स्टेशन पर बड़े घपले की तरफ इशारा करती थी। मेरा दिल बेताब था। चाचा राम सिंह की मदद से मैं उस विशेष जांच दल के पुराने सदस्यों के बारे में पता लगाने लगा। कई बार मेरी जान खतरे में पड़ी, कुछ अजीब फोन कॉल आए और कई बार कोई मेरी बात सुन रहा था। फिर एक रात जब मैं स्टेशन के उस पुराने तहखाने में अकेला था, मुझे लगा कोई मेरी पीठ छू रहा है। मुंह घुमाकर देखा तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई। तुमने जो खोजा उसे दबा देना बेहतर होगा। मैंने आवाज लगाई। मैं सच जानना चाहता हूं। कमला देवी की आत्मा भी शांति चाहती है। उस वक्त तहखाने के एक कोने से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर में कमला देवी अपने पति के साथ थी, लेकिन उसकी आंखों के ऊपर लाल रंग की एक अजीब सी छाया थी। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी लालच और भ्रष्टाचार की गहरी साजिश थी। कमला देवी और उसकी बेटी ने जो सच उजागर करने की कोशिश की थी, उसे दबा दिया गया। मेरे सामने यह काला सच था। वो विशेष जांच दल के लोग आज भी उस स्टेशन से जुड़े हुए थे। उनकी मौजूदगी में सच का बोलना नामुमकिन था। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, हवा फिर तेज हुई और किसी ने फुसफुसाया, शांति तब तक नहीं जब तक सच सामने न आए। मैं समझ गया कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। कमला देवी की आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में है और मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा।